बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर एक बार फिर लाहौर से और हॉर्स एंड कैटल शो के बारे में। उर्दू में हमने आपको बताया था कि इसे घोड़ा और गाय शो या घोड़ा और भैंस शो या घोड़ा और बकरी शो कह सकते हैं, और उर्फ़े आम में मेला मवेशियाँ भी कहा जाता है। हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने पूरी तफसील के साथ बातचीत रखी थी कि ये शो कैसे हुआ, वहाँ आर्मी चीफ कैसे पहुँचे, वहाँ जो मौसीकी के प्रोग्राम हुए, जो गाने बजाने के प्रोग्राम हुए, किस तरह के वहाँ पर गाने चले, कैसी आतिशबाजी चली, कितने इंतजामात हुए, उस पर थोड़ी सी और बात भी करेंगे जो इतलात और आई हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरे पास एक बहुत ही अहम खबर है, वो खबर ये है कि आर्मी चीफ की सिक्योरिटी के बारे में गहरे कंसर्न्स सामने आ रहे हैं। कल उन्होंने जो शमूलियत की इस मेला मवेशियाँ पर, उस मौके के ऊपर, जी हाँ, अब हमें सिक्योरिटी जराए से मुसद्दका इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आर्मी चीफ का यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। उन्हें इनवाइट जरूर किया गया था, लेकिन उनके स्केड्यूल में इस प्रोग्राम को पर आना और उसके जो हतमी इंतजाम थे वो मौजूद नहीं थे। इसीलिए उनकी सिक्योरिटी के उस तरीके के इंतजाम यहाँ पर नहीं थे। ये सब कुछ आनन फानन हुआ। आखिरी चंद घंटे के अंदर ये डिसाइड हुआ किसने करवाया, कैसे हुआ, किसने किया। जाहिर है आने का डिसीजन तो आर्मी चीफ का अपना ही होगा, लेकिन कैसे हुआ, किससे मशवरे के साथ हुआ या क्यों हुआ, ये हमारे जो जराए हैं उनके भी इल्म में नहीं है। लेकिन उनके इल्म में ये जरूर है कि ये सारे का सारा फैसला जो है वो आखिरी लम्हात के अंदर हुआ। अब आप कहेंगे ये कैसे मालूम है? एक तो जराए ये खबर दे रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो को आप गौर से देखिए, उसके बाद आप टेलीविजन पर कहीं भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और वो कोई भी आर्मी चीफ हो, उनकी पहुंचने की जो तफसीलात होती हैं या जो सिक्योरिटी की डिटेल्स होती हैं या सिक्योरिटी की जो मूवमेंट होती है या सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर या आसार जो भी आपने कहना है वो होता है, आपको बहुत ही मुख्तलिफ लगेगा। यहाँ पर जब उनका अराइवल हुआ तो उनकी सिक्योरिटी के लोगों को कोई पता नहीं था कि उन्होंने कहाँ खड़े होना है। आप जरा इस वीडियो को दोबारा से देखें। मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ कि कैसे उनकी जो सिक्योरिटी है वो तितर बितर है और भागकर आके खड़ी हो रही है। जैसे ही आर्मी चीफ गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हीं के, जाहिर आर्मी चीफ की सिक्योरिटी डिटेल में से होंगे वो, और वो गाड़ी के पीछे से उकब से भाग के आके खड़े होते हैं और उन्हें कोई समझ नहीं आती कि उन्होंने आर्मी चीफ की तरफ खड़े होना है, मरियम साहबा की तरफ खड़े होना है, दरमियान में पीछे खड़े होना है। कोई उनको पता नहीं है। कोई उनकी जो भी लोग इन तमाम मामला को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे हों या प्रेसिडेंट के साथ रहे हों या इन मामला की सिक्योरिटी को करीब से देखा हो, मैंने क्योंकि देख रखा है इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। मैंने आर्मी चीफ की सिक्योरिटी भी देखी है, प्राइम मिनिस्टर की भी देखी है, प्रेसिडेंट की भी देखी है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को तो सिक्योरिटी चले जो मिलती है, मिलनी चाहिए भी, लेकिन जो आर्मी चीफ की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि मुल्क में सबसे ज्यादा ताकत ही आर्मी चीफ के पास है, तो जो उनकी सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, मोर स्ट्रक्चर्ड होती है, मोर वेल प्लान्ड होती है और सिंक होती है वो अपनी तमाम मूवमेंट के साथ। आपको इस तरीके से बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि बगैर किसी सिंक्रोनाइजेशन के उनको आप इधर उधर भागते हुए नहीं देखेंगे। तो ये आपके सामने खबर रखनी थी हमने पहली, कि हमें अंदर से जरा ये बता रहे हैं कि ये आखिरी मिनटों में या आखिरी 2-3 घंटे में ये डिसाइड हुआ कि आर्मी चीफ वहां पहुंचेंगे, और वो फिर यकायक वहां पहुंचे। कौन से ऐसे अवामल थे जिसकी वजह से, हो सकता है वो लाहौर में किसी जरूरी काम से आए हों और उसके बाद यहां आ गए हों, हो सकता है वो घर से रावलपिंडी से तैयार होकर ही इसी काम के लिए आए हों, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, कैजुअल ड्रेस में थे, और उन्होंने फॉन कलर या ऑफ वाइट, फॉन कलर का शायद कोट पहना हुआ था और ऑफ वाइट कलर की उन्होंने शर्ट पहन रखी थी। तो गालिबन लग ऐसे ही रहा है कि कैजुअल डे में थे और किसी और मीटिंग में से या अपनी कोई पर्सनल मीटिंग में से निकल के तो वो फिर शायद यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन सिक्योरिटी की डिटेल्स जो है वो अब बहुत ही ज्यादा कंसर्न शो कर रही हैं। तो मैं कम अज कम ये जरूर कहूंगा कि जो सिक्योरिटी की साइड है उनको अपने काम को मजीद बेहतर करने की यहां पर जरूरत थी। अब चलते हैं इसी हॉर्स एंड कैटल शो की दूसरी साइड की तरफ। हमें कुछ इतलात आई हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें करोड़ों रुपए दिए गए हैं। जी हाँ, करोड़ नहीं, करोड़ों रुपए में वहां पर अभी, क्योंकि जब मेरे पास मुकम्मल इतलात आ जाएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे, अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आ सके तो कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये जराए ने बता दिया है कि राहत फतेह अली खान साहब को भी करोड़ों में जो है, और उनके साथ जो दूसरे अनाउंसर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं, सबको मिला के करोड़ों रुपए में, जी हाँ, करोड़ों रुपए में पेमेंट्स की गई हैं। ये कोई लाखों रुपए की पेमेंट्स नहीं है। और फिर जो वहां पर आतिशबाजी और लाइट्स और ये सब पूरे का पूरा खर्चा जो है वो अरबों रुपए में जाता है, करोड़ों में नहीं है। जाहिर है इसे पंजाब गवर्नमेंट के डिफरेंट हेड्स में से खर्च किया जाएगा और भूल भुलैयों में गुम हो जाएगा। आप अगर पता करना चाहेंगे तो शायद आपको बताया जाए कि महज चंद करोड़ में ये प्रोग्राम करवा लिया है, हालांकि इसके ऊपर अरबों रुपया जो है वो खर्च हुआ। इर्द गिर्द जो तमाशाई बैठे हुए थे वो सरकारी स्कूलों के, सरकारी कॉलेजेस के और दूसरी जगहों से स्टाफ जो था उन्हें जबरदस्ती वहां पर लाकर बैठाया गया था। इसके बारे में और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर इससे भी दिलचस्प है, और वो खबर ये है कि लास्ट जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब के जो करीबी जनरल्स हैं उनकी आपस में एक बैठक हुई है। उस कोर कमांडर की मीटिंग के, कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद की बात मैं कर रहा हूं, और उस मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि अब अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जानी है। जी हाँ, आपने इस सिलसिले में, और ये बहुत सारे टाउट साफी पहले खबर दे चुके हैं, ये मैं कोई अनोखी खबर नहीं दे रहा, लेकिन आपको मैं सिर्फ कंटिन्यूटी बता रहा हूं। जो खबर हमारी नहीं होती मैं खामखा उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ना लेना चाहिए। ये खबर बहुत सारे टाउट साफी दे चुके हैं पहले से, लेकिन अब इसकी मंतक बनती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में इसमें शिद्दत आती हुई नजर आ रही है, इसलिए आपसे कर रहे हैं। फैसला यह हुआ था कि जो यूथ है वो हमसे बहुत दूर हो गई है, नाला हो गई है, नाराज हो गई है और हमसे डिस्टेंस हो गई है। इसीलिए हाल ही में जहां जहां यूथ की जरूरत होती है, वो भले भर्तियों का काम हो, वो भले जो अस्करी महकमों से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर दाखिलों की बातचीत हो, हर जगह पर नंबर्स बहुत कम हो रहे हैं। इन मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया कि आर्मी चीफ खुद भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और डीजी आईएसपीआर भी करेंगे और दूसरे जनरल्स भी करेंगे। इस सिलसिले में आपने देखा कि आर्मी चीफ ने इंटरेक्शन किया, उसकी फिर वीडियो जारी हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। और उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि अब आर्मी चीफ तो इतनी जल्दी किसी और से नहीं मिलेंगे, जो मुझे लग रहा है
आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, उन्होंने हमें बहुत सारी जगहों पर गलत साबित किया है। लगता है कि वो यहाँ भी हमें गलत ही साबित करेंगे शायद, लेकिन लग नहीं रहा मुझे जो नताइज उसके बाद आए कि वो किसी और से बातचीत अब करेंगे। लेकिन DGISPR के साथ जो लम्स में हुआ उस पर वो बहुत खुश थे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने जो मैच हारा उन पर जो तनकीद हो रही थी वो वहाँ से निकल के अब पाकिस्तानी टीम पर चल रही थी। पाकिस्तानी टीम थोड़ी नाखुश थी क्योंकि सारा नजला उन पर गिर रहा था, तो अब पाकिस्तानी टीम भी बहुत खुश है और वो अब क्रेडिट दे रहे हैं मरियम नवाज साहबा को, जिन्होंने मेला मवेशियां करवाया और उस पर आर्मी चीफ साहब को भी बुलाया। और अब तमाम की तमाम तनकीद जो पाकिस्तानी टीम पर हो रही थी, जो चंद घंटे हुई बहस, उसके फौरन बाद मरियम साहबा ने यह छक्का मार दिया, तो वो तमाम की तमाम तनकीद सोशल मीडिया पर टीम से हटकर वो इस तरफ चली गई। और अब पाकिस्तानी टीम, पहले DGISPR ने सुक्का सांस लिया, अब क्रिकेटर्स ने सुक्का सांस लिया है कि दोबारा से मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जैसे चोलिस्तान में और उससे पहले अमराती सदर के वक्त पूरा सोशल मीडिया लूटा है, उन्होंने दोबारा से सोशल मीडिया लूटा है, लेकिन एक बार फिर ऑन द एक्सपेंस ऑफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि उन पर बहुत तनकीद हो रही है यहां पर जाने की वजह से, और दूसरे तमाम मामला जो है वो आपके सामने ही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज की जरा अखबारात भी देखते हैं, क्योंकि मैंने ये तो आपको बता दिया कि आप DGISPR जो है वो बार बार जाएंगे यूनिवर्सिटीज में। अब क्या बार बार उनके साथ वही सब कुछ होता है जो पहले हुआ है कि नहीं, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि आप सिर्फ लोगों से मिलकर और बातचीत करके उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। असल में आपने अपना तर्ज अमल बदलना है, जिसको बदलने के लिए आप तैयार नहीं है और कौम अब आपकी और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो जब तक आप तर्ज अमल नहीं बदलते, आप जितना मर्जी एंगेज करेंगे, यकीन कीजिए उसका 5-7% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और सोशल मीडिया मल्टीप्लाई करता रहेगा चीजों को, और ये चीजें आपके हाथ से मजीद निकलती जाएंगी। अब आते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर आज की अखबारात है। इधर आज की अखबारात मुलाजा फरमाइए, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। ये दुनिया देख लीजिए, उसके बाद दूसरी अखबारात देख लीजिए। इन अखबारात को आप अखबार नहीं कह सकते, इश्तिहार कह सकते। ऊपर से लेकर नीचे तक हर खबर मरियम नवाज के बारे में, हर खबर जो है वो कसीदा गोई है, हर खबर जो है वो एक दरबारी जुबान है और किसी दरबारी की लिखी हुई लग रही है माजरत के साथ। पूरे मुल्क का मीडिया जब सेट कंट्रोल करेंगे तो फिर मामला इसी तरह के होते हैं। आप जरा किसी एक अखबार की बात नहीं है, आप एक एक आज की अखबार उठाएं तो पूरा जो फ्रंट पेज है वो मरियम नवाज की खबरों से भरा पड़ा है। इसको आप मीडिया मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इसमें मरियम औरंगजेब भी हैं, मुश्ताक साहब भी हैं जो कि मिलिट्री साइड से हैं, और दूसरे भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मिलकर उनकी मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। और इस वक्त तमाम के तमाम लोग एक ही पर्सनैलिटी की मीडिया मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं, और वो मरियम नवाज साहब हैं। पता नहीं उनके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है कि जिसकी वजह से तमाम महमूद और अयाज जो है वो एक ही साफ में खड़े होकर उन्हीं के लिए अपना सारे का सारा काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अखबारात, जो मीडिया जो होता है, वो किसी भी कौम का विजिबल पार्ट होता है, उसका फेस होता है, उसका फ्रंट एक्सप्रेशन होता है। आप जरा, जब मैं आपको कहता हूं कि हम 95% नहीं बल्कि 98-99% इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, तो आज की अखबारात देख लें, आपको समझ हो जाएगी सब झूठ लिखा हुआ है। आप मतलब कि नंगी बेशर्मी है जो उन अखबारात में जिस तरह की खबरें लगाई गई हैं, और जिस तरीके से पूरे का पूरा फ्रंट पेज जो है वो दरबारी कलमात के साथ भरा हुआ है। इस मीडिया से ऐसे ही तो आवाम खफा नहीं हुई, ऐसे ही तो आवाम इस मीडिया से दूर नहीं गई, और ऐसे ही तो आवाम ने इनको डिसोन नहीं कर दिया। लेकिन बहरहाल ये आज की अखबार थी। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर अली अमीन गंडापुर साहब का बयान है। इस बयान को वो ट्रैक्शन नहीं मिली, वो अहमियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। बयान उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने मुझे कहा है कि 26 नवंबर को गोली हमने नहीं चलाई, जो कुछ भी हुआ वो वफाकी हुकूमत के हुक्म से हुआ। वफाकी हुकूमत ने 245 के तहत फौज बुलाई थी, हम वफाकी इदारा है, इसलिए जो कुछ हुआ वो हुकूमत के कहने पर हुआ। आर्टिकल 245 के तहत जब मिलिट्री बुला ली तो फिर वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक जो भी हुआ। इसकी दूसरी रिवर्स साइड ये भी है कि जब 245 के तहत फौज आ गई तो फिर जो किया फौज ने किया। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया है इस पर कम से कम उनकी सताइश करनी चाहिए कि उन्होंने अब वफाकी हुकूमत को और आर्मी चीफ को जो भी उनका मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख दिया है। इसके ऊपर उतनी ट्रैक्शन ना ही पीटीआई की तरफ से मुझे देखने को मिली, मेरी अपनी जमात से। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो मेरे ख्याल में बड़े टाइम पर बेहतरीन बयान दिया है, और अगर इसके ऊपर बातचीत हो, सवालात हों, इसके ऊपर थोड़ी सी इसका पेस और इसकी हैयत को डेवलप किया जाए, तो जाहिर है फिर वफाकी हुकूमत मजबूर होगी जवाब देने में कि ये कत्ल गारत क्या उन्होंने करवाई है। याद कीजिए 26 को ये कत्ल गारत हुई थी, 27 तारीख को शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कत्ल गारत की तमाम जिम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री पर डाल दी थी। और ये याद कीजिए कि उस वक्त जाहिर हमने फिर आपको खबर दी थी कि शहबाज शरीफ पर पाबंदी लगा दी गई है कि आपने अब आर्मी चीफ की तारीफ नहीं करनी, क्योंकि जब शहबाज शरीफ को डांटा गया था कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने तो तारीफ की थी। फिर उनको मना किया गया था कि आप उनकी अब तारीफ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपने देखा था कि वो मोहसिन नकवी की तारीफ करना शुरू हो गए हैं। इसीलिए आपने देखा कि अब आर्मी चीफ उनसे डिस्टेंट होते जा रहे हैं और वो सूबों के मामलों में जा रहे हैं, खुसूसी तौर पर पंजाब के जो फंक्शंस हैं उन पर पैदर पे वो जा रहे हैं और शहबाज शरीफ से जरा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मना किया हुआ है। उनको ये लगा था कि जानबूझकर सारा मलबा आर्मी चीफ के ऊपर डाला, डलता तो नहीं के ऊपर है, जाहिर है जब 240 मेरा ओपिनियन है, जब 245 के तहत फौज आ गई तो जो भी किया फिर फौज ने किया। लेकिन भारत जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कहा, वो अली अमीन गंडापुर ने आपके हमारे सामने रख दिया है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों का और मीडिया का काम है कि इसके ऊपर बिल्ड करे और हुकूमत से जवाब तलबी करे। जब आप हुकूमत से जवाब तलबी करेंगे, उनके पास तो कोई जवाब है नहीं, क्योंकि गोली उन्होंने क्या चलानी वो तो फूक नहीं मार सकते अपनी मर्जी से। जो हुआ है वो जाहिर आर्मी चीफ की मर्जी से हुआ है, लेकिन अब आर्मी चीफ जो है वो मलबा उन पर डाल रहे हैं। उन्होंने पहले आर्मी चीफ पर डाला है, तो ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह हो रहा है। आखिर एक दिन तो किसी ना किसी को इसका जवाब जो है वो देना पड़ना है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे उतनी मीडिया ट्रैक्शन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने आज़रबाईजान के दौरे की कहानी रखते हैं।
जो आपके और हमारे फॉर्म 47 पर जीते हुए वजीर दिफा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने एक नया ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ जो है वो आज़रबाईजान से $2 अरब ले आए। अच्छा, मुझे भी थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि इसमें ना उन्होंने कोई अंदर की बात बताई कि ये किस मंसूबे पर ये $2 अरब जो है वो खर्च हो रहे हैं। हमारे जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो या यूएई हो या कतर हो या कुवैत हो, उन्होंने तो अभी तक $2 मिलियन की कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो ये $2 अरब की, वो भी आज़रबाईजान जो खुद बेचारा एक मुतवस्सित सा ही मुल्क है, मतलब उसके कोई हालात जो है वो पूरे ही हैं। जो लोग आज़रबाईजान गए हैं वो आपको बता सकते हैं वहाँ गुर्बत की शरह क्या है, और बहुत सारे लोग वहाँ पर सस्ता टूरिज्म उनको लगता है क्योंकि वहाँ पर कीमतें कम है और सस्ती वहाँ पर जो पीआर की चीज़ें हैं, या वहाँ पर आप ये कहें कि फिजियोथेरेपी वगैरह बहुत सस्ती होती है, तो इसलिए लोग वहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर बहुत सस्ता है। तो सस्ते ह्यूमन रिसोर्स की वजह से ऐसे तमाम काम जो लेबर इंटेंसिव काम है उनकी वहाँ पर लागत कम आती है, और बहुत सारे लोग फिर इस वजह से भी उस मुल्क का रुख करते हैं। तो मैं हैरान हुआ कि उस मुल्क ने यहाँ पर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगानी है। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब के बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने कहा कहीं अपने इंटरेस्ट वाली इंडस्ट्री ना यहाँ पर लगवा दें, लाके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करवा दें अज़रबाईजान से। लेकिन बहरहाल ये मुझे नहीं पता था, लेकिन जब थोड़ा सा हमने इस पर गुप्त बात के ऊपर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये सिर्फ उन्होंने अपने कोई और दायमी किस्म की जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनके तनाजर में इन्होंने वो दौरा किया है, और वो क्या है वो आपको अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये बता दें कि आज़रबाईजान से हम खासी महंगी गैस खरीद रहे हैं, और पहले भी खरीदी थी। अब इसमें खदशा है कि किकबैक्स ना मिल रहे हो, क्योंकि शरीफ खानदान तो मशहूर है किकबैक्स लेने में, और अब अगले 3 साल का मुआहदा जो है उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो बेसिकली तो पाकिस्तान 3 से 4 अरब डॉलर की या जितनी भी जो भी मालियत होगी, लेकिन कह रहे हैं कि 2 से 3 या 4 अरब डॉलर की शायद अशिया जो है वो आज़रबाईजान से खरीदेगा। तो मामला रिवर्स है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको आपको भी बताते हैं। असल में हम वहां कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो पहली बात तो ये, अब शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि मैं यहां पर जिस काम के लिए आया था उस काम का एमओयू अप्रैल में होगा। मतलब कि शहबाज शरीफ साहब एक दफा पहले गए थे, अब गए हैं कि मैं उस इन्वेस्टमेंट पे बात करने जा रहा हूं, अब अप्रैल में जाएंगे कि मैं उसे साइन करने जा रहा हूं। तो जरा गौर करें कितना वेला है हमारा प्राइम मिनिस्टर की वो एमओयू। अभी इन्वेस्टमेंट के कोई प्रोजेक्ट नहीं बने, अभी कोई फिजिबिलिटीज नहीं बनी, अभी बिल्कुल नहीं पता कि किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट होनी है, लेकिन वो एमओयू साइन करने के लिए अब दोबारा अप्रैल में जाएंगे। अभी वो वहाँ थे, मैंने दोबारा कहा कि कमर में दर्द होती है, अपनी दवाइयों समेत वहाँ गए थे, और मेरे ख्याल में फिजियोथेरेपी वगैरह करवाने गए हैं। ये मुझे इंटरेस्ट लगता है। इसमें एक और इंटरेस्ट भी है, ये तो मैंने जो वहाँ पर गैस और दूसरे मामला तो बता दिए। इसमें एक इंटरेस्ट ये भी है कि अगर ये इस दफ़ा मुल्क से भागे तो कहीं आज़रबाईजान का रुख ना करना हो, ये दूसरा इंटरेस्ट है। तीसरा इंटरेस्ट इसमें एक और कुछ पोलिटिकल पंडित कह रहे हैं, इस पर सिर्फ मैं छोटा सा कॉमेंट करूंगा और आगे चलेंगे, ताकि इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू एज वेल, कैसा है कि नहीं। आज़रबाईजान जो है वो थोड़ा बहुत उसके इजराइल से भी ताल्लुकात हैं, और मामला उसके और साइड के ऊपर भी हैं। तो कहीं यहाँ से कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी कहीं और तो नहीं मिलाई जा रही। तो अभी फिलहाल मैं आपको यही फूड फॉर थॉट दूंगा। इसको सोचिए कि आज़रबाईजान के इतना करीब जाने का मकसद कोई और तो नहीं है, वरना वो बेचारा एक मुतवस्सित सा मुल्क है, उन्होंने हमारे यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, ये तो सब झूठ और धोखा है। अगली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत, और वहां पर पता चला है कि 13 साल के बच्चे का नाम ईसीएल में डाल दिया। खबर हमने ये पहले भी की हुई है, लेकिन ये 13 साल के बच्चे वाली खबर डिफरेंट है। खबर की थी कि फैजान उस्मान नामी शहरी को पहले अगवा किया गया, और अगवा किया गया कि इसके दाइश के साथ ताल्लुकात हैं। पहले अगवा कर लिया गया जबरी तौर पर, अदालत में घर वालों ने रिट की तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन साथ ये क्लेम किया गया कि इसके दाइश के साथ ताल्लुकात हैं। अदालत ने कहा अच्छा सबूत ले आइए। सबूत अदालत को कोई ना दिया गया, और उसके सारे खानदान का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया, ईसीएल में डाल दिया। अब जब अदालत ने रिपोर्ट मांगी है तो पता चला है कि उस खानदान में से 13 साल के बच्चे का भी नाम डाल दिया। जब जस्टिस बाबर सत्तार ने दाखिला के सेक्रेटरी से पूछा कि आपने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि सर गलती हो गई, मैं देख लेता हूं। उन्होंने कहा कैसी गलती है, कल कोई 6 महीने के बच्चे का भेजेगा तो आप नाम डाल देंगे, आप चेक नहीं करते किसका नाम डलवा रहे हैं, क्यों डलवा रहे हैं। तो ये तो गवर्नेंस के मामला हैं, ये तो हालात हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हमारी बातें हम सुन लें और हमारे दावे हम सुन लें तो हम नंबर 1 से जरा भी पीछे नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो उस्मान बुज़दार के बारे में है। मोहम्मद मालिक साहब ने ये 17 फरवरी को, आज से 5-6 दिन पहले या हफ्ता पहले खबर दी थी कि उस्मान बुज़दार को अब सुल्तानी गवाह बनाने की तैयारी कर ली गई है इमरान खान के खिलाफ। अब टाउट ये खबर दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म अपना वज़ीर आला पंजाब साबिक़ जो उस्मान बुज़दार थे, जिन्हें वसीम अकरम प्लस का टाइटल मिला था, वो अब एंटी करप्शन पंजाब के रडार पर हैं। मैं अभी आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ, ये ज़ुबानी जमा खर्च होगा, उस्मान बुज़दार को कोई टच नहीं करेगा, उस पर कोई सख्ती नहीं की जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उस्मान बुज़दार को दोबारा से लॉन्च करना हुआ तो फिर उन्हें ज़रा थोड़ा सा मासूम बनाकर पेश किया जाएगा, विक्टिम बनाकर पेश किया जाएगा, क्योंकि अगर उनको पकड़ना होता तो 3 साल हो गए हैं हुकूमत को गिराए हुए, और 3 सालों में ये उन्हें पकड़ भी सकते थे, क्योंकि सारे इल्जाम उन पर ही लगाते थे। तो अगर उन्हें पकड़ना होता तो 3 साल पहले उन्हें पकड़ लेते और उनके ऊपर मुकदमे भी बना लेते, लेकिन आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आइंदा भी कुछ नहीं होना। ये सवाए ज़ुबानी जमा खर्च के और कुछ नहीं है। खबरें और भी थी, लेकिन क्रिकेट की खबरें थी, वसीम अकरम के बयान थे, दूसरी चीज़ें थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अब फिलहाल वक्त हो गया है, अगले व्लॉग्स में आपके सामने ये चीज़ें रखेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।